उसके पास इतना डेटा है जो 5 साल पहले तक किसी हेज फंड के पास भी नहीं था। यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर मुझे 12% का रिटर्न मिला। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी ये एआई कह रहा है चुपचाप मान लो, क्योंकि इसके पास तुमसे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन है। जब भी एआई ने किसी स्टॉक के बारे में कहा कि अभी स्टॉक को लेने का सही टाइम नहीं है और फिर भी मैंने लिया, ट्रस्ट मी मुझे 80% टाइम नुकसान हुआ। इसने आगे का प्रेडिक्शन दे दिया कि आगे क्या हो सकता है। इमेजिन करो आपके पास एक रिसर्च एनालिस्ट है जो कोई सैलरी नहीं लेता, लेकिन उसकी एनालिसिस दुनिया के किसी भी ट्रेडर से 1000 गुना बेहतर है। उसके पास इतना डेटा है जो 5 साल पहले तक किसी हेज फंड के पास भी नहीं था, और वो उन सारे डेटा का यूज करके आपको एक परफेक्ट एनालिसिस देता है। और इतना बड़ा डेटाबेस होने के वजह से इसकी एक्यूरेसी खतरनाक लेवल में है। और इन सब के पीछे है एक सीक्रेट प्रॉम्प्ट। ये कोई रेगुलर प्रॉम्प्ट नहीं है जो आपको किसी रैंडम यूट्यूबर ने दिया और आपने उसे चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि ये तरीका काम नहीं करता। इस प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने में मैंने एक दोस्त की हेल्प ली है जो IBM में जेन एआई डेवलपर है, और उसके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही है। ये जो तुमने यूट्यूबर्स का प्रॉम्प्ट भेजा है ना, उन्हें खुद प्रॉम्प्ट का पी भी नहीं आता, और ऑनेस्टली इस टाइप का प्रॉम्प्ट से एआई कभी भी सही रिजल्ट नहीं देगा। पहले जो प्रॉम्प्ट ऐसा दिखता था, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद वो ऐसा दिखता है। इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एआई किसी भी स्टॉक को 5 बेसिस में एनालाइज करेगा। सबसे पहला है मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है सेक्टर स्ट्रेंथ, उसके बाद है FII DII एक्टिविटी, फिर वो न्यूज देखेगा, और आखिर में आता है चार्ट पैटर्न्स, जहां पे वो ट्रेडिशनल चार्ट्स के अलावा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और ICT के बेसिस पे एनालाइज करेगा। और इन सब को मिलाकर स्टॉक आपको एक फाइनल एनालिसिस देगा। और मैं इस टूल को पिछले 5 महीने से यूज कर रहा हूं, और एक चीज मैं कह सकता हूं कि इसकी एक्यूरेसी खतरनाक लेवल में है। मुझे याद है जब भी एआई ने किसी स्टॉक के बारे में कहा कि अभी स्टॉक को लेने का सही टाइम नहीं है, और फिर भी मैंने लिया, ट्रस्ट मी मुझे 80% टाइम नुकसान हुआ। क्योंकि आप जब भी किसी स्टॉक को खुद सिलेक्ट करते हैं, आप उसके तरफ थोड़े बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन एआई के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। वो जो भी एनालिसिस देगा सटीक देगा। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये प्रॉम्प्ट मिलेगा कैसे, वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमें इसके एनालिसिस को समझना कैसे है। इसके लिए मैं आपको अपने 5-6 महीने पुराने ट्रेड्स दिखाता हूं कि उस वक्त एआई ने क्या एनालाइज किया था, और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे साथ क्या हुआ था। इस एनालिसिस के लिए हम क्लॉड एआई का यूज करेंगे, क्योंकि इमेज रिकॉग्निशन और चार्ट रीडिंग के मामले में क्लॉड एआई के टक्कर का कोई भी नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एनालिसिस से। और सबसे पहला एनालिसिस जो मैंने किया था वो था टीडी पावर का। ये एनालिसिस मैंने 29 अक्टूबर को किया था। आप इसका इमेज भी यहां देख सकते हैं। जब मैंने इसके चार्ट का फोटो अपलोड किया तो क्लॉड ने मुझे सबसे पहले कहा कि इसका EMA अलाइनमेंट परफेक्ट है, यानी कि 20 EMA 50 EMA के ऊपर है, 50 100 EMA के ऊपर है, और 100 200 EMA के ऊपर है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में है, और इसे ये कहता है गोल्डन अलाइनमेंट, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश स्ट्रक्चर पॉसिबल। इसके बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर का एनालाइज करता है। आपको याद होगा हमने सबसे पहले इसे मार्केट स्ट्रक्चर की ही एनालिसिस करने को कहा था। तो मार्केट स्ट्रक्चर के एनालिसिस में ये बता रहा है कि ये हायर हाइज और हायर लो पैटर्न बना रहा है। आप यहां पे इमेज में भी देख सकते हैं कि ये हायर हाइज और हायर लो पैटर्न बना रहा है। और अगर हम करंट पोजीशन देखें तो ये 700 का हाई बना चुका है, और एक स्मॉल कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब है कि उसमें ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं। याद रखिए, अगर कंसोलिडेशन के टाइम पे बाइंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं। इसके बाद ये एनालिसिस करता है वॉल्यूम की। इसके अकॉर्डिंग पूरे अप ट्रेंड में कंसिस्टेंट मॉडरेट वॉल्यूम था, लेकिन ब्रेकआउट्स के टाइम पे इसमें वॉल्यूम में स्पाइक्स देखने को मिला है, जैसे जून में, सितंबर में, अक्टूबर में। आज का वॉल्यूम ठीक ठाक था, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन इससे पता चलता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो टाइम जब बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन सेल कर रहे होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का पता आपको तब चलेगा जब प्राइस हाई बना रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स उस वक्त सेल कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब है कि स्टॉक में बड़े प्लेयर्स अभी भी हैं। इसके बाद इसने पैटर्न ब्रेकडाउन किया। इसके अकॉर्डिंग टीडी पावर एक स्टेज 2 फेज में है। इसका स्टेज 1 फेज 400 से 450 रुपए के आसपास था, यानी कि उस वक्त ये एक्यूमुलेट कर रहा था। ये देख रहे हैं बेस बिल्डिंग, एक्यूमुलेशन को ही बेस बिल्डिंग कहते हैं। जब बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उसके बाद स्टॉक में एक हाई डिमांड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर जाता है, और इसी को हम स्टेज 2 या एडवांसिंग फेज कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम इस फेज में हैं। इसके बाद उस स्टॉक का टॉप बनेगा, जो कि अभी तक बना नहीं है। टॉप फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है कि स्टॉक अपने हाई पे पहुंच चुका है और उसके बाद और ऊपर नहीं जाएगा।
इसका मतलब है कि यहां से स्मार्ट मनी धीरे धीरे एग्जिट कर रही है। इसके बाद आता है न्यूज फैक्टर। हमने आपको कहा था कि न्यूज फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है किसी स्टॉक के मूवमेंट को समझने का। क्लॉड के अकॉर्डिंग इस सेक्टर के पास 3 टेलविंड्स हैं। टेलविंड का मतलब होता है कि वो रीजन जिसके वजह से कोई स्टॉक या सेक्टर ऊपर जाता है। सबसे पहला टेलविंड है गवर्नमेंट पुश। ये हमने बजट में भी सुना था कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड में बहुत ही जबरदस्त स्पेंड कर रही है, क्योंकि इंडिया ने पेरिस समिट में एक डिक्लेरेशन दिया है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिट करने वाली कंट्री बनेंगे। और इसी वजह से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को इतना पुश कर रही है। और टीडी पावर के नाम से ही पता चल रहा है कि यह पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे डील करती है। और तीसरा टेलविंड है सेक्टर रोटेशन, यानी एफआईआईज अब अपना पैसा कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्टर रोटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि याद रखिए अगर स्विंग ट्रेडिंग में आपको सेक्टर रोटेशन आ गया, यकीन मानिए आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 655 से 660 के बीच में, और 675 से 680 में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अब इसने मुझे 2 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दी है। सबसे पहले में ये क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में एक छोटा सा पुल बैक आया और ईएमएस एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे 655 से 660 के बीच में अपना एंट्री रखना चाहिए। 640 में ये स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट 685, उसके बाद 710 और उसके बाद 750 का होगा। यानी कि पर शेयर मुझे 15 से 20 रुपए का रिस्क होगा और रिवॉर्ड उसके जगह 25 से 90 रुपए तक का होगा। यानी रिस्क रिवॉर्ड 1:3 से लेकर 1:5 तक होगा। अब हम आते हैं चार्ट पे। यहां पे आप देखिए 29 तारीख को मैंने स्टॉक को 660 के प्राइस पे बाय किया था, और उसके एक दिन के बाद यानी कि 31 अक्टूबर को स्टॉक में एक जबरदस्त गैप अप हुआ। ये गैप अप ओपनिंग इसलिए हुई क्योंकि 30 तारीख को स्टॉक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने 744 के आसपास इस स्टॉक को सेल किया था। यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर मुझे 12% का रिटर्न मिला। अगला स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज को मैंने 28 अक्टूबर को बाय किया था, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आपको बस उसे क्लिक करना है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको प्रिंट सेक्शन में ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। और अगर आप 2-3 महीने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के अपलोड डेट को याद रखिएगा। जिस डेट में ये वीडियो अपलोड हुआ है आपको टेलीग्राम में भी उसी डेट पे आना है, और वहां पे आपको ये प्रॉम्प्ट वाला पोस्ट दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं अपार इंडस्ट्रीज का। देखिए यहां पे एक बहुत बड़ी कहानी होने वाली है, ध्यान से देखिए। जब मैंने अपार इंडस्ट्रीज का चार्ट अपलोड किया तो क्लॉड ने सीधे सीधे एक ही बात कहा कि ये स्टॉक स्टक हो चुका है और 1 साल से कहीं भी नहीं जा रहा है। यानी ये पिछले 1 साल से 8,500 से लेकर 10,000 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी ये 10,000 के आसपास पहुंचता है इसे एक रिजेक्शन मिल जाता है, और 8,500 के आसपास पहुंचते ही इसे थोड़ा बाउंस मिलता है। अब आप इसके लैंग्वेज को समझिए। ये आपको डायरेक्टली बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देगा कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, ना ना ना, आपको इसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक में इंटरेस्टेड होगा तो इसके लैंग्वेज से ही समझ आ जाएगा कि स्टॉक को बाय करना चाहिए। लेकिन अगर इसे पता है कि ये स्टॉक में कुछ नहीं होने वाला तो ये उतना एक्साइटेड साउंड नहीं करेगा। आप इसके लैंग्वेज को ही देखिए ना। सेलर्स कीप अपीयरिंग एट 9,800 से 10,000 के आसपास, और बायर्स स्टेपिंग इन एट 8,500, यानी रिजल्ट डेड मनी। इसका सीधा सा मतलब है कि ये इस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है। अब करंटली ये 9,124 के आसपास है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल बीच में है। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 10-15% रिटर्न के लिए आपका पैसा महीनों तक स्टक हो जाएगा। और आखिर में इसने बता भी दिया, डू नथिंग। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब स्टॉक इतने बार रेजिस्टेंस हिट कर रहा है तो हो सकता है कि इस बार स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर चला जाए। तो इसी वजह से मैंने इसे बाय कर लिया। और चार्ट पे आप देखिए क्या हुआ। 28 तारीख को मैंने स्टॉक को 9,130 के आसपास में बाय किया। अगले दिन सेलर्स ने रिजेक्शन दिया, लेकिन फिर भी बायर्स इस स्टॉक को लेकर ऊपर चले गए। और मुझे ऐसा लगा कि अगर बायर्स इसे लेकर ऊपर चले गए, इसका मतलब है कि हो सकता है इस बार बायर्स इसे ब्रेकआउट दिलवा दें। और अगले ही दिन इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल आया, और 2-3 दिनों के अंदर यह स्टॉक ऐसा गिरा कि मुझे भागने का रास्ता नहीं मिला। और मेरा हाल आपको मेरे पीएनएल देखकर समझ आ ही गया होगा। इसके बाद मैंने 3 नवंबर को गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स को एनालाइज किया, जिसके बाद क्लॉड ने मुझे सीधे सीधे यही कहा कि अनदर रेंज बाउंड प्रिजनर 2 साल से अटका हुआ है, तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। उसने सबसे पहले मुझे पैटर्न समझाया कि देखो 1,000 से 1,400 के बीच में ये 2024 से घूम रहा है। कई बार ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट किया लेकिन वो फेल हो गया।
यानी 25 महीने से साइडवेज है ये स्टॉक, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारे लेने पे ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है भाई, लेके देख ही लो। इसका सीधा सा यही कहना है कि इसका वॉल्यूम बहुत ही बेकार है। वीकली टाइम फ्रेम में 3,35,000 का वॉल्यूम है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में 3 लाख का वॉल्यूम, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई रिटेल नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, तो स्टॉक में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब भाई ये तो वो मेरा दिल रखने के लिए कह रहा है कि अगर ट्रेड करता तो ऐसे करता कि 1050 में जब सपोर्ट में आता तब मैं इसे बाई कर लेता, 1350 या 1400 के आसपास सेल कर लेता, 3-4 महीने होल्ड करता, 20-25% का प्रॉफिट बना के निकल जाता। इसके बाद ये ब्रेकआउट के बारे में बता रहा है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, यानी 1450 के ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ क्लोज करे तो 1600 के टारगेट के लिए बाई किया जा सकता है, और 950 अगर ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब है कि आपको स्टॉक पे ध्यान देना ही नहीं है। पर अब सवाल उठता है कि ये स्टॉक इतना स्लो क्यों है, तो इसका जवाब है सेक्टर एनालिसिस। देखिए, लुब्रिकेंट सेक्टर में बहुत ही स्लो ग्रोथ है, ईवी का बढ़ता थ्रेट ऑयल के कंजम्पशन को कम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा अभी तक कैटलिस्ट नहीं मिला है, इसीलिए मार्केट इस सेक्टर के बारे में उतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो वर्डिक्ट को अगर हम पढ़ें तो ये सीधा कह रहा है कि स्किप करो, डेड मनी है, ऐसे स्टॉक्स को खोजो जिसमें एक्चुअल मोमेंटम है। और चार्ट में भी देखिए एग्जैक्टली यही हुआ। 3 नवंबर को जब हमने बाई किया स्टॉक को तो 4 नवंबर को इसने अच्छा मोमेंटम ऊपर दिखाया, लेकिन ऊपर से एक बहुत बड़ी सेलिंग आई। यहां पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा शूटिंग स्टार कैंडल बन गया है। इसका मतलब है कि यहां से स्टॉक नीचे जाना तय था, और यहां पे स्टॉक में देखिए कितना बड़ा फॉल आया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी ये एआई कह रहा है चुपचाप मान लो, क्योंकि इसके पास तुमसे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसके पास बहुत ही बड़ा डेटाबेस है, हम चैलेंज नहीं कर सकते इसको। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये एआई 100% टाइम सही होगा। मैंने खुद इसे 10 में से 1-2 बार गलत होते हुए देखा है। अगला एक और एग्जांपल है सिनोरिस फार्मा का। 18 नवंबर को मैंने स्टॉक को क्लॉड में एनालाइज किया था, तो क्लॉड ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई। देखिए, क्लॉड ने बताया कि सिनोरिस फार्मा में मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये सीधे सीधे बोल रहा है कि 70% मूव इज ऑलरेडी डन। यहां पे टोटल रैली 680 से 820 की थी, यानी कि 140 पॉइंट का रैली, और पूरा 140 पॉइंट कैप्चर हो चुका है। अगर ये ऊपर जाएगा भी तो मुश्किल से 50-60 पॉइंट जाएगा, यानी कि 6.5% तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और इसका ये रीजन भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि ये हवा में बात कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो अर्ली बायर्स जिन्होंने 680 के आसपास स्टॉक को खरीदा था वो ऑलरेडी 20% गेन लेकर निकल चुके हैं। मैं तब एंट्री कर रहा हूं जब वो एग्जिट कर रहे हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये स्टॉक मुश्किल से 840 तक जाएगा, तो मुझे 5-7% का ही प्रॉफिट बनेगा। और जब हम सिनोरिस फार्मा का चार्ट खोलते हैं तब हम देखते हैं कि 18 नवंबर के बाद इस स्टॉक ने मुश्किल से 5% का मूव दिया है। उसके बाद देखिए तुरंत रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। लेकिन अब यहां पे खेल शुरू हुआ है। यहां देखिए क्लॉड ने क्या कहा। अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये देखिए, क्लॉड ने कहा कि स्किप करो या फिर 750 के लेवल में आने का वेट करो। यानी अगर ये पुलबैक देकर 750 में आए तब जाकर के फ्रेश सेटअप लो। और यहां पे जब ये स्टॉक नीचे आया तो आप देखिए एग्जैक्टली 750 के लेवल में आया है। अगर हम इसका लो देखें तो ये 738 का लो बनाया इसने, और यहां से वाकई एक बहुत बड़ा अप मूव आया है। ये देखिए लगभग यहां पे 15% 16% का अप मूव आया है। तो यहां पे क्लॉड ने सिर्फ ये नहीं बताया कि अभी क्या हो रहा है, इसने आगे का प्रेडिक्शन दे दिया कि आगे क्या हो सकता है। इसने जब बताया कि 750 के आसपास आए तब बाई करना, और वाकई 750 के लेवल के बाद एक बहुत बड़ा अप मूव आया है। तो अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं और आपको सेक्टर रोटेशन नहीं आता तो आप स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं। अगर आपको सेक्टर रोटेशन सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।